तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। मेरे पास एक स्ट्रिंग के सहारे एक बॉल लटका हुआ है, ठीक है, और वो वाले बॉल को मास जो है वो m है और चार्ज जो है वो q है, g डाउनवर्ड है, इसके अलावा एक हॉराइजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाइड है। क्यू ई का वैल्यू जो है वो √3mg हमें दे रखा है, ठीक है। तो सवाल ये है, ये जब लोएस्ट पोजीशन में था, ठीक है, जब ये वर्टिकली था, वहां पर कितना वेलोसिटी v0 हमें कम से कम देना है जो कि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाए। अच्छा दोस्तों ध्यान देना यहां पर मेन बात, इसका जो मोस्ट क्रिटिकल पोजीशन है वो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। ध्यान दो, इसके अक्रॉस जो है कोई भी इंस्टेंट पे एक हमारा डाउनवर्ड mg लग रहा है और हॉराइजेंटली लग रहा है qe जो कि है हमारा √3mg। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो हमारा नेट फोर्स लग रहा है वो हमारा इस डायरेक्शन में लगने वाला है और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो हम सिंपली देख सकते हैं 2mg। और यहां से अगर हम उल्टा ले लो, वर्टिकल से अगर हम थीटा एंगल लेते हैं तो tan थीटा का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू √3mg बाई mg, दैट इज √3। तो थीटा का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। यानी दोस्तों ध्यान देना, इसके ऊपर जो मेरा G इफेक्टिव होगा दैट विल बी 2mg बाई m, दैट विल बी 2g, और वो हमारा इस डायरेक्शन में लगने वाला है वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, ठीक है। सर्कुलर मोशन के केस में हम लोग एक चीज जानते हैं, अगर हम लोग एक नॉर्मल सर्कुलर मोशन के बारे में समझें तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर फील्ड जो है वो हमारा टेढ़ा है। वो फील्ड को हम अगर प्लॉट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन हमारा हमेशा ऐसा है, तो जो मोस्ट क्रिटिकल पोजीशन है वो ये वाले पॉइंट का डायरेक्टली ये वाला पॉइंट है, यानी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है। क्योंकि देखो यहां से यहां तक की मोशन जो है वो हमारे फील्ड के फेवर में है और यहां से यहां वाला मोशन जो है वो हमारा फील्ड के अपोज करेगा। तो बी जो है वो ये वाले मोशन का मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पर हम जब ये वर्टिकली v0 अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचा के खत्म नहीं होगी, वो डेफिनेटली बी पॉइंट तक आना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी तो मैं फील्ड को अपोजिट कर रहा हूं। तो बी पॉइंट पर हमें यहां पर इस तरीके से v अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि धागे का टेंशन T यहां पर हमारा जस्ट 0 हो जाए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें सबसे पहले मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट निकालनी है। मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द मोशन जो हमारा फील्ड लाइन है उसके अक्रॉस 180 डिग्री जाओ, जो पॉइंट होगा वो हमारा मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो यहां से ए के दौरान तो इसका स्पीड हमारा इंक्रीज करेगा, क्योंकि ए हमारा मोस्ट फेवर्ड पोजीशन है, तो ए बेसिकली लोएस्ट मोस्ट पॉइंट की तरह काम करेगा यहां पर, और ये लोएस्ट मोस्ट पॉइंट की तरह काम करते हुए यहां पर डेफिनेटली हमारा पहुंचने वाला है बी पर।
पहले इस बात को समझने का ट्राई करो। यानी ये वाले को अगर मैं 60 डिग्री से ऐसे टिल्ट मारता हूं, पूरा क्वेश्चन को मैं, ये पूरा चीज को, सिचुएशन को 60 डिग्री से ऐसे करके टिल्ट मारता हूं, तो टिल्ट मारने के बाद जो पोजीशन बनेगा, मैं जो नया फिगर बनाऊंगा, ए और बी को मैं वर्टिकल लेकर आ गया, ये वाला डायरेक्शन में मेरा अप्लाई हो रहा है 2G। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, और यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो यहां से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए हमें V0 जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने पूरा क्वेश्चन को अब सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दिया। मैं यहां से V0 को अप्लाई कर रहा हूं जो कि वो B पर पहुंच जाए, और यहां पर जो G है, बस ध्यान देना, वो 2G है, लेंथ तो हमारा L है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहां पर हमारे पास कुछ वेलोसिटी बचना चाहिए V, तो उस पॉइंट पे अगर मैं एनालाइज करूं, धागे का टेंशन T प्लस 2mg मस्ट बी इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई L। तो मेरा v स्क्वायर का T जो है, इसको हम 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, क्योंकि वहां पे जाके जस्ट हमारा मिनिमम वेलोसिटी के लिए जस्ट वहां पर टेंशन 0 होना चाहिए। सो v का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी अंडर रूट 2gl। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट में एनर्जी कंजर्व करो। सिंपल सी बात है, देखो mgh के बदले यहां पर m इंटू 2gh अप्लाई करोगे, क्योंकि मेरा जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो इफेक्टिवली 2g बन चुका है, राइट। सो ये अगर हमारा L है, ये अगर हमारा, दिस इज L, दिस इज 60 डिग्री, तो ये वाला जो लेंथ होगा दैट विल बी L बाई 2, और ये है हमारा L। सो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी जो मैं लिखूंगा M, बस G के बदले यहां पर 2G लिख दो इंटू 3L बाई 2, दैट विल बी 3mgl। That is the gain in potential energy, and that must account for the loss in kinetic energy. So half m v0 square minus half m v square must be equals to 3mgl, and now m is cancelled, so v0 square इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 6gl, और इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 8gl। तो v0 का जो वैल्यू आ जाएगा, जो हमें मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ेगा, दैट विल बी अंडर रूट 8gl। ये वाले क्वेश्चन को मैंने सर्कुलर मोशन में कैसे कन्वर्ट किया, ये कन्वर्जन का टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। जो मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा वो हमेशा जी इफेक्टिव के ऑपोजिट डायरेक्शन पर ही होने वाला है। सबसे पहले इस बात को समझो, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करते हुए, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, वरना एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन क्यों करेंगे, बट जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट वहां पर भी लगना है। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल है, उसका चार्ज है Q और मास है M, उसको मैंने वर्टिकली पकड़ के रखा हूं वाया अ नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। ठीक है, वर्टिकली पकड़ रखा हूं। वहां पर G इस तरीके से एग्जिस्ट करता है और E हमारा इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर मैं इसको एक हॉराइजेंटल वेलोसिटी, यानी तुम लोगों की तरफ एक वेलोसिटी V से फेंका, और मैंने ये ऑब्जर्व किया, उसको V से फेंकने पर वो वाला पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड v का
सर्कुलर मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो सवाल ये है उसका v हमारा कितना होने वाला है। दोस्तों ध्यान दो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है उस बात को पहले समझो। अच्छा, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, ये हमारा वर्टिकल है। अच्छा, इसको ये वाला पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो जो सर्कुलर मोशन करेगा वो सर्कुलर मोशन हमारा कुछ इस तरीके से करने वाला है, जिसका दूसरा ये वाला एक एक्सट्रीमिटी है, ये हमारा दूसरा एक्सट्रीमिटी है। पार्टिकल ये वाला सर्कुलर मोशन इस तरीके से ऐसे टेढ़ा पाथ में डेफिनेटली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल को अगर मैं इसके सेंटर से जोड़ता हूं, लग नहीं रहा है, हाँ है, तो मान लो ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाता है, तो ये वाला लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है? कहीं पर भी अगर ये G है और ये E है, तो इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है mg, इस तरफ लग रहा है QE। तो पार्टिकल का जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में आने वाला है। दिस विल बी द एफ नेट। और ये वाला जो लाइन होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट विल सिग्निफाई द इक्विलिब्रियम पोजीशन ओनली। यानी ये एंगल को अगर मैं थीटा बोला हूं, दैट थीटा इज नथिंग बट जो हमारा एफ नेट हमारा बनाएगा वर्टिकल के साथ। देखो, v अगर कांस्टेंट है तो फील्ड के डायरेक्शन में कोई मूवमेंट संभव नहीं है। सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है, अगर मान लो कोई जगह पर mg है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक ही तरीका बनता है ना, वो हॉराइजेंटली घूम रहा है, यानी उसका जो मोशन का प्लेन होना चाहिए, दिस प्लेन ऑफ द मोशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द एफ नेट वेक्टर, तभी तो हमारा स्पीड जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होने वाला है। सो दिस विल गिव मी द नेट इफेक्टिव जो हमारा फील्ड है, mg और QE के कंबाइंड जो फील्ड है, यानी g इफेक्टिव का डायरेक्शन होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ g इफेक्टिव। ट्राई टू अंडरस्टैंड, v अगर हमारा कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट होने का केवल एक तरीका है, फील्ड के अलोंग हमारा कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, नेट फील्ड के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन पे जाता हूं तो स्पीड हमारा बढ़ेगा। अगर मान लो ग्रेविटी है, ऊपर से मैंने कोई पार्टिकल को छोड़ दिया, तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा। उल्टा जाऊंगा, स्पीड घटेगा। द ओनली पॉसिबिलिटी, दिस हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द एफ नेट वेक्टर। सो दोस्तों ध्यान देना, ये वाला पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट जो है, वो वाला पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एफ नेट को ज्वाइन करो, वही उस सर्कल का सेंटर जो है वो हमारा होने वाला है। सो दोस्तों, ये वाला लेंथ अगर हमारा L है और ये है हमारा थीटा, तो इसका गोल घूमने के लिए जो हमारा रेडियस होगा उसको अगर मैं R बोलता हूं, ये वाला रेडियस को अगर मैं R बोलता हूं, दिस इज 90 डिग्री, सो R विल बी क्लियरली L sin थीटा। ठीक है, R विल बी क्लियरली L sin थीटा। मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, नाउ यहां पर जो है ये वाले पार्टिकल के बारे में अगर मैं समझूं,
तो यहां पर जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स है, वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा, mv²/r। रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, FC बोल देता हूं इसको अगर, दैट विल बी इक्वल्स टू mv²/r। और ये वाले पोजीशन पे अगर मैं एनालाइज करूं तो यहां पर धागे में टेंशन लग रहा है T। ये T का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये वाला एंगल जो होगा दिस इज ऑल्सो थीटा। तो T cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू M इंटू G इफेक्टिव। T cos थीटा जो आएगा दैट विल बी नथिंग बट M इंटू G इफेक्टिव, उसको तो बैलेंस करना पड़ेगा। और जो T sin थीटा होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mv²/r। ये हमारे पास होने वाला है। तो सिंपली tan थीटा जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू mm इज गॉन v²/r इंटू G इफेक्टिव। नाउ ध्यान दो, tan थीटा का और एक वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, ठीक है। tan थीटा का मैं और एक वैल्यू क्या लिख सकता हूं, इफ वी सी tan थीटा का जो वैल्यू आएगा, tan थीटा इज नथिंग बट QE/mg, ठीक है। ओके दोस्तों, तो यहां पर मेरे पास एक पहला रिलेशन जो है वो हमारा आ चुका है। सो v², अच्छा r कितना है, L sin थीटा इंटू G इफेक्टिव, दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू QE/mg। ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो क्या आ जाएगा मेरे पास, v²/L। G इफेक्टिव डेफिनेटली ये वाला है, उसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा दैट विल बी साइन वाला कंपोनेंट होगा, दैट विल बी नथिंग बट QE/m। सो दैट विल बी QE/m इंटू QE/mg। ये G इफेक्टिव का डायरेक्शन है, M इंटू G इफेक्टिव इज F नेट। तो उसका साइन कंपोनेंट कितना है, F नेट का साइन कंपोनेंट अगर QE है तो G इफेक्टिव का साइन कंपोनेंट होगा QE/m। तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज v² इक्वल्स टू QE/m का होल स्क्वायर इंटू L/g। तो हमारे पास जो स्पीड आ जाएगा v, दैट इज इक्वल्स टू QE/m इंटू √L/g। दैट विल गिव मी द स्पीड, जिस स्पीड के कारण ये हमारा सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने वाला है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा यहां पे कोई एक रीजन है जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक सर्टेन पार्टिकल जिसका चार्ज है Q, मास है M, वो 0, से विद अ वेलोसिटी वेक्टर v एंटर कर रहा है। v जो है वो केवल i कैप के अलोंग है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम t0 उसका जो वेलोसिटी है वो है -g कैप के अलोंग v, ठीक है, टाइम t0 के बाद। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल्स टू E वेक्टर। तो सवाल ये है, अगर हमारा अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड -E वेक्टर होता तो उतना ही टाइम t0 पर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट हमारा कितना होता। तो किस तरीके से हम करेंगे। अच्छा, जब हमारा अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है तो फोर्स F वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू Q इंटू E वेक्टर। सो इसका जो इंपल्स होगा वो हमारा कितना होगा। सो इंपल्स विल बी सिंपली
क्यू ई वेक्टर इंटू टी नॉट। ये हमारा टाइम टी नॉट पे टोटल जो हमारा इंपल्स है वो हम लिख सकते हैं ना। इसका जो इनिशियल मोमेंटम है दैट इज इक्वल्स टू एम वी आई कैप, और जो हमारा फाइनल मोमेंटम है दैट इज माइनस एम वी जे कैप। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम अगर मैं देखूं डेल्टा पी वेक्टर, दैट इज नथिंग बट पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वेक्टर, तो माइनस एम वी आई कैप प्लस जे कैप, ये हमारे पास आने वाला है। दैट इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम। बट टोटल चेंज इन मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू इंपल्स, तो हमारे पास सिंपल सी बात है क्यू ई वेक्टर इंटू टी नॉट, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस एम वी आई कैप प्लस जे कैप। तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज माइनस एम वी बाई क्यू टी नॉट इंटू आई कैप प्लस जे कैप, राइट। नाउ अगर मैं यहां पर एक चीज पे अब ध्यान दूं, तो इसके ऊपर किसी भी इंस्टेंट पे जो फोर्स वेक्टर लगा है दैट इज क्यू इंटू ई वेक्टर, और दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस एम वी बाई टी नॉट इंटू आई कैप प्लस जे कैप। सो जो हमारा एक्सीलरेशन अलोंग एक्स है दैट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई टी नॉट, और एक्सीलरेशन अलोंग वाई जो है दैट इज ऑल्सो माइनस वी बाई टी नॉट, ठीक है, राइट। अच्छा, ये दोनों चीज तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पहले बना लेता हूं। अच्छा, y के अलोंग जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो डेफिनेटली हमारा माइनस ए है, और y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है। तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, जो माइनस ए इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू माइनस वी बाई टी नॉट इंटू टी नॉट स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास ए का जो वैल्यू आ गया है दैट इज इक्वल्स टू वी टी नॉट बाई 2। ये हमारे पास ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी नॉट जो है वो हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा करूंगा, ठीक है, जो हमारा नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर, तो सिंपली मेरा ए एक्स जो होगा दैट विल बी, अब बस उल्टा हो जाएगा, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो अब अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालने के बारे में बात आती है तो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी नॉट स्क्वायर, ये हमारा आएगा एक्स कोऑर्डिनेट। सो दोस्तों, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू वी टी नॉट बाई 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो सिंपली आ जाएगा दैट विल बी ए। हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू ए, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट जो आएगा, इनिशियल y कोऑर्डिनेट a है, प्लस हाफ इंटू वी टी नॉट इंटू टी नॉट स्क्वायर, a प्लस वी टी नॉट बाई 2, एंड वी टी नॉट बाई 2 इज अगेन a,
सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2a। तो ये वाले केस में जो हमारा कोऑर्डिनेट होता वो कोऑर्डिनेट हमारे पास आता a, 2a। बाय द वे ट्राई टू रियलाइज ये वाला जो पॉइंट होगा जहां से वो बाहर निकलेगा वो डेफिनेटली हमारा a, 0 ही होने वाला है। दैट्स प्रीटी श्योर। मेरे ख्याल से वो समझ में आ चुका है, राइट? ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक रिंग है और वो रिंग में कुछ अजीबोगरीब तरीके से चार्ज है। ध्यान देना, इसको मैंने क्वार्टर सर्कल में डिवाइड किया और यहां पर जो है इस क्वार्टर सर्कल में प्लस चार्ज है और ये वाला क्वार्टर सर्कल में माइनस चार्ज है। रेडियस जो है वो है हमारा कैपिटल R, ये जो है वो है M। दिस इज अ रिंग। ये मेरा एक रफ हॉराइजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इस तरीके से अप्लाई किया। द रिंग executes pure rolling. The ring executes pure rolling. ठीक है, तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू जिसके लिए यह पॉसिबल है, ठीक है। लेट्स सी क्या हो रहा है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो जो Fe ऑन रिंग होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेफिनेटली तो नहीं होगा, लेकिन टॉर्क जरूर होगा। यहां पर मैं कोई भी चार्ज काटूं तो इसके ऊपर फोर्स इस तरीके से लगेगा और इसके ऊपर अगर मैं काटूं तो इसके ऊपर फोर्स जो है वो मेरा लेफ्टवर्ड लगेगा। तो ये पूरा रिंग को अगर हम ध्यान दें, सेंटर के अबाउट ऐसे घुमाने का ट्राई कर रहा है, तो सेंटर के अबाउट अगर ऐसे घूमेगा तो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पीछे की तरफ स्लिप करना चाह रहा है, जिस कारण पे यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो मान लो सेंटर ऑफ मास विल हैव एन एक्सीलरेशन ACM लाइक दिस, एंड इसके अलावा यहां पर एक अल्फा है। तो सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट टॉर्क ऑन द रिंग। ठीक है, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द रिंग। तो टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दो। ये हमारा जो सर्कल है वो है, ठीक है, राइट। नाउ कोई भी जनरल इंस्टेंट पे मान लो जो भी पोजीशन है, यहां पर थीटा पर मैंने एक का डी थीटा का टुकड़ा काट डाला। तो यहां पर जो चार्ज है दैट विल बी डी क्यू। इसका लेंथ, इसका जो चार्ज होगा दैट विल बी लैम्डा आर डी थीटा। और ये वाले लैम्डा आर डी थीटा के कारण इसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगेगा लैम्डा आर ई डी थीटा, और इसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगेगा लैम्डा आर ई डी थीटा। Now try to understand these two forces will create a couple, and ये वाला अगर हमारा थीटा है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा that will be r cos theta, this will be also r cos theta. So कपल का जो टॉर्क होता है डी टाउ that will be equals to lambda r e d theta into r cos theta, that is lambda r square e
तो नेट टॉर्क जो हमारा आने वाला है लैम्डा आर स्क्वायर ई इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा when theta varies from 0 to pi by 2. So this will be sin theta और sin theta 0 to pi by 2 इंटीग्रेशन 1 आएगा, तो टॉर्क टाउ जो आएगा that will be equals to lambda r square e. ठीक है, so this is the torque like this. अच्छा, इसके अलावा फ्रिक्शन जो है वो हमारा एक काउंटर टॉर्क डेफिनेटली प्रोड्यूस करेगा। ये वाला टॉर्क बोल रहा है ऐसे घूम, फ्रिक्शन एक काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो ध्यान देना, लैम्डा आर स्क्वायर ई माइनस एफ आर विल बी एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, और इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स एफ जो होगा दैट विल बी एम इंटू एसीएम, और लोएस्ट मोस्ट पॉइंट के कंस्ट्रेंट के लिए ACM must be equals to alpha r. So यहां पर से एक r तो काट दो, तो यहां से मैं लिख सकता हूं लैम्डा आर ई माइनस एफ इक्वल्स टू एम इंटू एसीएम, और यहां पर f लिख सकता हूं m इंटू एसीएम। सो इन दोनों चीजों को अगर मैं साथ में इक्वेट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा m into ACM is equals to lambda r into e. Sorry, by 2. ठीक है, तो m into ACM का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा दैट इज ऑल्सो lambda re by 2 must be less than or equals to mu n. n is nothing but mg, सिंपल सी बात है, उस पर तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। तो mu must be greater than or equals to lambda re upon 2 mg. That should be the minimum value of mu जो हमारा होना चाहिए, जिससे कि ये हमारा प्योर रोलिंग कर पाए। काफी आसान क्वेश्चन था। तो इसके रिगार्डिंग, ये वाले प्रोफाइल के रिगार्डिंग, फोर्स टॉर्क के रिगार्डिंग एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है मेरे पास? मेरे पास एक रिंग है, इसका रेडियस जो है वो है r, इस पर चार्ज जो है वो है हमारा q, ठीक है, और इसका जो मास है वो है हमारा m। एक ही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अच्छा, रिंग में जो है ध्यान देना, यहां पर एक स्मॉल गैप है जिसका लेंथ है L। L is much less than R. L is much less than R. It's a very small gap. तो कैलकुलेट ओमेगा मैक्सिमम ऑफ अ रिंग। अच्छा, कोई जगह पर गैप है मतलब वहां पर चार्ज नहीं है, ठीक है। तो गैप कैन बी थॉट ऑफ एज नेगेटिव चार्ज जिसका वैल्यू होगा माइनस लैम्डा एल। जहां पर लैम्डा रिंग का चार्ज पर यूनिट लेंथ है, उतने जगह पर अगर मैं उतना ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां पर कोई चार्ज नहीं बचेगा। यानी प्रैक्टिकली हम एक पॉइंट चार्ज जो है उसकी तरह मान सकता हूं। इट्स अ वेरी स्मॉल चार्ज। यहां पर है माइनस लैम्डा एल।
दैट इज -QL by 2πr। अच्छा, रिंग के ऊपर ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई टॉर्क नहीं लगने वाला है। रिंग के ऊपर जो है हमारा टॉर्क बिल्कुल नहीं लगने वाला है। हाँ, फोर्स ऑब्वियसली लगेगा, बट वो हमारा काम का नहीं है, वो तो हमें देखना ही नहीं है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मान लो मैं बाकी रिंग को भूल जाऊं, ठीक है, इसके सेंटर को मैंने फिक्स कर दिया, जो कि मैं ट्रांसलेशन को नजरअंदाज कर पाऊं, डजंट मैटर, मुझे ओमेगा ही निकालना है। सो कोई एक इंस्टेंट पे हमारे पास यहां पर ये -Q0 का चार्ज है, और अब जो है अगर मैं ध्यान दूं, अगर मैं उस पर ध्यान दूं, अगले इंस्टेंट पे मान लो ये गोल घूम करके यहां पर आया, तो इसके ऊपर एक पीछे के डायरेक्शन में -Q0 इंटू E जितना फोर्स लगेगा, और इसका डेफिनेट सी बात है दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसा और एक ऐसा। खैर ये तो रिटार्डिंग है, थीटा और अल्फा मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, लेकिन मान लो वहीं पे अगर ये चार्ज जब गोल घूम के यहां पर आएगा, यहां पर फोर्स लगेगा पीछे की तरफ Q0 इंटू E, यहां पर भी ये रिटार्डिंग टॉर्क है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं बाकी अगर मान लो यहां पर जब मेरा -Q0 है, ठीक है, मान लो ये यहां से गोल घूम के कहीं पर आया है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इस चीज को वापस समझा रहा हूं, देखो ध्यान दो। हमारे पास जो इफेक्टिवली जो है वो केवल और केवल एक नेगेटिव चार्ज में कंसीडर कर सकता हूं, एक पॉइंट चार्ज है। पहले इस बात को समझने का ट्राई करो। ये वाले के ऊपर आधे में लेफ्ट की तरफ फोर्स जो है वो तो हमेशा लेफ्ट की तरफ लगेगा, ठीक है। अब मान लो चार्ज इनिशियली यहां पर था, यहां से यहां पर आया है, तो ये वाला Q0E का दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसा और एक ऐसा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां से जब यहां पर जा रहा है, ये वाला टॉर्क एक्सीलरेटिंग टॉर्क है, तो यहां से अगर वो अपना जर्नी को चालू करके यहां तक पहुंचेगा, यहां तक पूरे के पूरे में उसका अल्फा जो होगा वो उसके थीटा के सपोर्ट करेगा, और जैसे ही इसको पार करेगा वैसे ही तुरंत थीटा को अपोज करना चालू करेगा। यानी आधे में तो ये एक्सीलरेटिंग होगा, आधे में ये रिटार्डिंग होगा। यानी यहां पर अगर मेरा ओमेगा 0 हुआ तो ये वाला पोजीशन जो होगा दैट विल गिव मी द ओमेगा मैक्स। समझ में आया नहीं आया? फिर वापस ओमेगा मैक्स को खत्म करके इसको यहां पर 0 पे कन्वर्ट करेगा, फिर इसका ओमेगा बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर 0 होगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट करता रहेगा Q इंटू ई से, Q इंटू ई बाई एम से सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट करेगा, लेकिन बाकी जो होगा ओमेगा वाइज इसका ओमेगा 0 से ओमेगा मैक्स तक आधे में जाएगा, फिर ओमेगा मैक्स से बाई सिमेट्री 0 पे आएगा। इस तरीके से ये हमारा चलता रहेगा। सो यहां पर अगर मान लो किसी भी इंस्टेंट पे एंगल बनता है थीटा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी है थीटा, तो ये वाला जो फोर्स होगा दैट विल बी Q0E साइन थीटा। तो करस्पॉन्डिंगली जो हमारा टॉर्क लगेगा टाउ दैट विल बी इक्वल्स टू Q0ER साइन थीटा, एंड दैट विल बी प्रैक्टिकली रिंग में छोटा सा गैप होने पे मास डिस्ट्रीब्यूशन में डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू mr² इंटू अल्फा। सो
अल्फा जो होगा इसको मैं लिख सकता हूं Q0E/mr इंटू साइन थीटा। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे रिलेशन थीटा के साथ बनाना है। दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। सो ओमेगा डी ओमेगा विल बी Q0E। अच्छा, Q0 का वैल्यू आप पुट कर दो। Q0 का वैल्यू कितना है? QL बाई 2 पाई R इंटू E इंटू MR इंटू साइन थीटा डी थीटा। मैंने वैल्यूज पुट कर दिया, ठीक है। सो नाउ इफ आई सिंपली इंटीग्रेट, थीटा 0 पर ओमेगा 0 होगा और थीटा जब यहां पर 180 बनेगा तब यहां पर हमारा ओमेगा मैक्स यानी ओमेगा नॉट बनेगा। दिस विल बी ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। ये 2 हमारा कटेगा और यहां पर अगर मैं साइन थीटा के बारे में देखूं तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई इज -1, कॉस 0 इज 1, -1 -1 -2 माइनस माइनस मेक्स इट +2। तो वो 2 और ये 2 कटेगा। तो ओवरऑल अगर मैं ध्यान दूं तो ओमेगा नॉट जो आएगा 2QLE बाई पाई mr स्क्वायर का अंडर रूट। सो दैट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को क्या किया हूं वापस समझा देता हूं एक बार। जो हमारा स्मॉल गैप है वहां पर चार्ज नहीं है। वेरी स्मॉल गैप होने के कारण मास डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पूरा रिंग जो है, अगर रिंग कंप्लीट होता तो टॉर्क का कोई फंडा ही नहीं होता। तो मैंने क्या किया, इसका मास पर यूनिट लेंथ मैंने निकाल लिया लैम्डा, दैट इज Q बाई 2 पाई R, और L लेंथ के करस्पॉन्डिंग वहां पर एक छोटा सा पॉइंट नेगेटिव चार्ज रख दिया। गैप इज वेरी स्मॉल, इसको मैंने प्रैक्टिकली एक नेगेटिव चार्ज की तरह डेफिनेटली ट्रीट, पॉइंट चार्ज की तरह डेफिनेटली ट्रीट कर सकता हूं ना। किसी भी इंस्टेंट पे मान लो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया है, मान लो एक बार के लिए, उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा सेंटर के अबाउट, उसका एक्सीलरेटिंग टॉर्क होगा और वो एक्सीलरेटिंग टॉर्क चलेगा एग्जैक्टली आधा सर्कल तक, फिर उसके बाद रिटार्डिंग टॉर्क लगना चालू होगा। तो 0 से 180 के मोशन में आने पर उसका ओमेगा जो है वो अपने आप को मैक्सिमाइज करेगा एंड उसके बाद जो है हमारा ओमेगा जो है वो वापस डिक्रीज करना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने टॉर्क निकाल लिया फॉर जनरल थीटा, उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके मैंने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट जो है वो मैंने निकाल दिया हूं। तो दोस्तों, एक पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स टॉर्क लगता है उसके रिगार्डिंग हम लोग एक बेसिक लेवल का डिस्कशन जो है वो अच्छे से कर डाले हैं। अब हम लोग मल्टीपल चार्ज सिस्टम की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं मल्टीपल चार्ज सिस्टम में क्या होने वाला है हमारे साथ रिगार्डिंग फोर्स एंड टॉर्क। ओके।